हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल में। और हम बात कर रहे थे कि 1000 क्वेश्चनों की हमने यूपी टेट के ईवीएस की श्रृंखला स्टार्ट की है और जो हम कंप्लीट कराएंगे। तो आज इसका सेट 2 है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको रोज़ डेली शाम के 7 बजे मिला करेगी, तो शाम के 7 बजे इसको देखना ना भूलें। ईवीएस की क्लास है, रोज़ डेली चलेगी। यूपी टेट में अगर आपको 30 में से 30 लाने की तैयारी ना करवा दी तो कोई बात है। 30 क्वेश्चन हम रोज डेली करेंगे और 1000 क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे। उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वो हम कंप्लीट कराया करेंगे इसके साथ में। तो आपके 1000 के साथ 2000 या 3000 क्वेश्चन में तैयार करवा दूंगा। तो बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए कि धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो धारणीय विकास के कौन कौन से 5 मुख्य क्षेत्र हैं। एक है ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता। तो ये 5 मुख्य क्षेत्र है धारणीय विकास के। क्वेश्चन नंबर अगला है 34। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है। तो धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है। तो सबसे ज़्यादा तो सोलर लाइट से होती है, जो हम सोलर पैनल लगा करके लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उससे बनाते हैं। उसके बाद पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, पानी से जो बनाई जाती है। तो 3 जगह से हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं। तो ये है धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन करने के जो स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास किसकी उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो ये प्राकृतिक संसाधन है। जैसे मान लिया अगर हम जल से बिजली बनाएंगे तो जल भी तो नेचुरल रिसोर्स है। और मान लिया हम सोलर लाइट से अगर हम बिजली बनाते हैं तो सोलर लाइट भी तो एक नेचुरल रिसोर्स है। और और हमने पवन ऊर्जा की बात की थी, तो हवा जो चलती है, हवा से पवन चक्की चलती है, तो वो भी क्या है, सोलर रिसोर्स है। तो ये क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो गैर परंपरागत की स्थापना की गई थी 1982 में। तो ये याद रख लेना, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, गैर परंपरागत स्रोत जो थी। अब नेक्स्ट है 37। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है। तो ये है नागपुर में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। तो ये कहाँ है, नागपुर में। ठीक। और एक क्वेश्चन और हो जाता है कि वो वन शोध संस्थान कहाँ है। तो वन शोध संस्थान है देहरादून में। कहाँ है, देहरादून। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये को अन्य किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है इसको। तो अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, तो इसको छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था, इसको छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। नेक्स्ट चलते हैं, रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन 5, तो जो इसका 5वां संस्करण था वो कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये 1997 में हुआ था। जैसा कि मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में, पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। 1992 में पहला हुआ था रियो डी जेनेरियो में, और 5वां हुआ था 1997 को हुआ। तो इससे 5 साल बाद, मतलब कि हर साल में एक होता है, तो 5 साल बाद ये 5वां हुआ। अगर आपको पहला भी याद होगा तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी। तो शांत घाटी कहाँ है, ये तो क्वेश्चन बहुत आम है और पूछा भी जाता है हर बार। तो शांत घाटी कहाँ है, केरल में। केरल में है शांत घाटी। केरल में पेरियार नेशनल पार्क है। और केरल में सबसे पहले मानसून आता है 10 जून को लगभग। ठीक। और केरल में एक और है, पेरियार नदी है। केरल में पेरियार नदी भी है। पेरियार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबके सब केरल में होते हैं। पेरियार परियोजना हो, चाहे पेरियार घाटी हो, या फिर पेरियार नदी हो, या फिर पेरियार नेशनल पार्क हो। और केरल के अगर हम डांस की बात कर लेते हैं तो कथकली है केरल का, और कथक है हमारे उत्तर प्रदेश का। तो इस चीज़ में कंफ्यूज ना होना, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरला का है। नेक्स्ट है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। तो 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, तो वेटलैंड दिवस तो हो चुका। अब रामसर सम्मेलन 1971 में किस संरक्षण के लिए संबंधित था। तो ये जो था रामसर सम्मेलन, इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। देखो, रामसर सम्मेलन
1997 में बना था और ये किससे संबंधित था? ये था वनों से संबंधित था। अब एक चीज़ और आती है कि रामसर नाम की जगह कहाँ पर है, तो यह है ईरान में। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान में हमने एक पोर्ट बनाया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, क्या नाम था, चलो याद आएगा तो मैं आगे बताऊंगा। तो 44 क्वेश्चन है, देखिए, भारत की किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो सबसे ज़्यादा जो उसकी मतलब कि दलदलीय भूमि है वो है गुजरात में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रख लेना, गुजरात में, क्योंकि गुजरात में आपने देखा होगा कि इस तरीके से ये मैप बनता है। तो ये जो गुजरात का जो ये एरिया है ना, ये वाला, तो ये सारा का सारा दलदलीय क्षेत्र है। यहीं पर रण ऑफ कच्छ आता है, रण ऑफ कच्छ। अब यहाँ पर खंबात की खाड़ी है और यहाँ पर एक और खाड़ी है, और ये है, ये नीचे आ जाता है यहाँ पर अरब सागर, यहाँ आ जाता है बंगाल की खाड़ी। तो ये, और यहाँ पर एक चीज़ और याद रख लीजिए, बंगाल की खाड़ी में 43, सॉरी, अरब सागर में 43 द्वीप है और बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है। कुल मिलाकर के 247 द्वीप है पूरे इंडिया के पास। ठीक, आगे बात करते हैं। जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता का। तो जीव मंडल आरक्षित जो होता है वो आनुवांशिक भिन्नता पर है। सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया था मटर पे, और इसकी जो अध्ययन किया गया था मटर के पौधे पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या होता है? हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण। तो जलवायु अगर परिवर्तन होगी तो सबसे पहले क्या कारण होता है उसका? हरित गृह प्रभाव, मतलब कि जो भी ग्रीन हाउस होते हैं, और होता है ओजोन परत, मतलब कि अगर ओजोन लेयर जो होगी वो क्या होगी? डैमेज होने लगती है और प्रदूषण बढ़ने लगता है, तभी होता है जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो जोसेफ फोरियन ने इसकी संकल्पना दी थी। 48 क्वेश्चन है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित यूएन का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? तो 1994 से ये स्थापित हुआ था। ठीक है, यूएन का समझौता। अब देखो यूएन में कितने देश है इस समय? 193। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, अब न्यूयॉर्क मैंने पिछली वीडियो में बताया था किस नदी के किनारे है, कमेंट बॉक्स में बताना न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है। मैंने ट्रिक से बताया था, तो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है ये आपको कमेंट बॉक्स में क्लिक करना है। ठीक है, और अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। डीसी की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, डीसी की फुल फॉर्म। ठीक है, और एक चीज़ और आ जाती है, हाँ, अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है टेक्सास। और मिनी अमेरिका बोला जाता है कोलंबिया को। मिनी अमेरिका बोला जाता है कोलंबिया को, कोलंबिया। एक क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा की लहरें जो होती है सबसे हाईएस्ट, वो कहाँ पर आती है? तो वो आती है फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी है अमेरिका में। अमेरिका का अगर आप मैप देखोगे तो कुछ इस तरीके से मिलता है। ये ऊपर कनाडा हो जाता है, दोबारा बना देता हूँ मैं, ये इस तरीके से होता है। ये ऊपर कनाडा का एरिया हो जाता है, यहाँ कनाडा हो गया, ये हो जाता है अमेरिका, नीचे हो जाता है मैक्सिको। तो यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी है, इसी के आसपास एक फंडी की खाड़ी है, वहाँ पर आता है सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो चाइना है, सभी को पता है चाइना। चाइना को एशिया का मरीज भी बोला जाता है, चाइना को एशिया का मरीज भी बोला जाता है। अब एशिया का मरीज जो है डॉक्टर बन चुका है एशिया का, वो क्यों? क्योंकि अभी लास्ट टाइम पे रिपोर्ट आई थी कि विश्व में, सॉरी एशिया में सबसे अमीर जो व्यक्ति था वो जांग शान था। वो कहाँ का व्यक्ति था? अमेरिका का। एशिया में सबसे अधिक जो अरबपति है वो चाइना में ही है। ठीक है, और अलीबाबा जो कंपनी है, अलीबाबा का जो चीफ है, मतलब सीईओ थे जैकमा, इन पर चाइना गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक, तो ये करंट अफेयर की थोड़ी सी बातें थी। अब 49 क्वेश्चन है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड का ये तो हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम तैयार करते हैं, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो जलवायु अगर होगी अच्छी
अच्छे से बारिश होती है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, तो खेती सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। जैसे मान लिया 1 साल तक अगर बारिश ना हो तो सबसे ज़्यादा क्या डैमेज होगा उस चीज़ से? कृषि क्षेत्र जो होगा, एग्रीकल्चर, मतलब कि खेती नहीं कर पाएंगे किसान। और आगे देखते हैं, ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित रहती है स्ट्रेटोस्फीयर में। अब देखो, इसकी अगर आपको क्रम याद नहीं रहता तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ जो मैंने खुद से बनाई हुई है। मैंने भी इसी तरीके से याद किया है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले हैं तो हिंदी मीडियम से ही याद करेंगे। तो एक ट्रिक है इसकी, 600 में आया वे, है ना। तो हम मान लिया किसी को, कोई व्यक्ति है, वो किसी से सामान पूछ रहा है कि भाई कितने रुपए में लाया, तो बोला 600 आया, 600 रुपये में आया वे। तो रुपए नहीं बोलेंगे, 600 में आया वे। तो ठीक है, 600 में 6 से हो जाता है हमारा क्षोभ मंडल, 6 से हो जाता है समताप मंडल, मैं से हो जाता है मध्य मंडल, और आया से हो जाता है आयन मंडल, बै से हो जाता है बहिर्मंडल। तो सबसे नीचे जो है हमारा क्षोभ मंडल, उससे ऊपर समताप मंडल, उससे ऊपर मध्य मंडल, उससे ऊपर आयन मंडल, और सबसे ऊपर बहिर्मंडल। ठीक है, मौसम बदलने की जो भी घटनाएं होती है, बिजली उजली कड़कना, ये सब चीज़ें होती है हमारे पास क्षोभ मंडल में, और जो एरोप्लेन चलते हैं वो चलते हैं समताप मंडल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पृथ्वी के करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो ओजोन परत जो है पृथ्वी से, अगर मान लिया हम बात करें, मैंने जैसे बताया कि क्षोभ मंडल है ये, तो उससे ऊपर आ जाती है हमारी समताप मंडल। तो ये समताप मंडल में ही ओजोन लेयर है, और पृथ्वी से यहाँ समताप मंडल तक की जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है। ठीक, अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ओजोन दिवस, क्वेश्चन बार बार आता है यूपी टेट में तो खासकर, तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बोलना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं चेक करूँगा। ठीक है, तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? और एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, चलो, राष्ट्रीय चुनाव दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय चुनाव दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का भी आंसर अगर दे सकते हो तो दे दीजिएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो भारत में राष्ट्रीय चुनाव दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक, 25 जनवरी को। इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि भारत का संविधान लागू होने से या फिर गणतंत्र दिवस मनाने से एक दिन पहले हमें क्या मिल जाता है? चुनाव डालने का अधिकार मिल जाता है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ये तो सभी को पता होगा। अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हो सकता है त्वचा कैंसर। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि त्वचा कैंसर हो जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा त्वचा कैंसर के जो केस मिलते हैं वो मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की एक दूसरी कैपिटल और आ जाती है पर्थ। ठीक, तो एक चीज़ और, ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम है उसका। ग्रेट नाम लगा हुआ अगर सामने आ गया तो समझ लो वो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब गिब्सन और सिम्पसन, नाम लिख लेना अगर नोट्स बना रहे हो तो। गिब्सन और सिम्पसन जो है ये डेजर्ट है, मरुस्थल है, और ये मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या फिर ग्रेट डेजर्ट या ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन और सिम्पसन ये दोनों डेजर्ट है, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। अब एक चीज़ और आ जाती है, मरे एवं डार्लिंग। वाह क्या नाम है। हाँ, तो मरे एवं डार्लिंग रिवर है। डार्लिंग छोड़ो, ये तो खैर तुम कभी भूलोगे ही नहीं। तो मरे एवं डार्लिंग ये एक रिवर है। पूछ लेता है कि मरे एवं डार्लिंग रिवर कहाँ बहती है या किस पर्वत से होकर के निकलती है? तो ये बहती है ऑस्ट्रेलिया में, और ये निकलती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट जो पीक है वो है माउंट कोस्युस्को। बहुत सारी चीज़ें आ गई इसमें, और जबकि ऑस्ट्रेलिया का इसमें नाम भी नहीं था। तो माउंट कोस्युस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिल गया जो कि मैंने कमेंट बॉक्स में पूछने के लिए बोला था। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? मेफ्रॉन। तो जो फ्रिज होती है उसमें मेफ्रॉन गैस भरी जाती है, लेकिन वो जो फ्रिज होती है वो गैस उत्सर्जित करती है O3 ओजोन जो है गैस वो उत्सर्जित करती है। वैज्ञानिकों की किस टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो सबसे पहले कौन सी टीम ने पता लगाया था? ब्रिटिश। ये अमेरिका वाली इंग्लैंड वाली काम करते हैं ऐसी। तो सबसे पहले पता लगाया था ब्रिटिश टीम ने। ब्रिटिश की कैपिटल देखो, ब्रिटिश जो है दो देशों की मिलकर के यूके बनता है। एक होता है इंग्लैंड और दूसरा होता है हमारे पास आयरलैंड। एक होता है इंग्लैंड और एक होता है आयरलैंड। ठीक, पेन लेना पड़ेगा लगता है। हाँ, तो एक होता है इंग्लैंड, दूसरा होता है आयरलैंड। और क्या, हाँ, ब्रिटिश चैनल जो है इन्हीं दो देशों के बीच में है। वहाँ पर ये फ्रांस और इसके बीच में बनाता है ब्रिटिश चैनल। इस चीज़ को थोड़ा कंफर्म कर लेना, मैं डाउट में हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक है। मतलब कि देखो, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग की कोई एक्टिविटी नहीं होती उसके ऊपर जो लेयर है वो सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर है ओजोन परत की। अब देखो अंटार्कटिका, अगर आपने एक ग्लोब बनाया ये, ठीक, तो अंटार्कटिका नीचे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये बीच में इक्वेटर, ठीक है। ऊपर 23 सही 1/2 और नीचे भी 23 सही 1/2। ये है नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कि कर्क रेखा ऊपर है और मकर रेखा नीचे है। अब यहाँ पर आता है हमारे पास विश्व का 5वां महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप पर ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ यहाँ पर शोध संस्थान होती है जिनके लिए सबसे बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ पर -50 टेम्परेचर तक होता है, -50 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं पर -90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ पर भी जितना भी समुद्री एरिया है ना वो सारा का सारा बर्फ़ की फॉर्म में जमा हुआ है। तो बर्फ़ के पिघलने से अगर मान लिया अगर एटमॉस्फेयर का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो यहाँ का बर्फ़ पिघल करके कहाँ आएगा? सीधा समुद्र में आएगा। और समुद्र का पानी सीधा कहाँ पर किसको ढक लेगा? जो लैंड एरिया है, जितने भी साथ के साथ महाद्वीप है इन सबको ढक लेगा। तो जिस दिन भी यहाँ का टेम्परेचर प्लस में जाने लगा तो ये सारा बर्फ़ का पानी पिघल करके कहाँ आ जाएगा? सीधा समुद्र में। और सारे के सारे महासागर का जल स्तर बढ़ जाएगा और संभवतः है कि पॉसिबिलिटी यही होगी कि पृथ्वी का दी एंड हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन है, तो ये याद रख लेना, जो ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक होता है वो अंटार्कटिका के ऊपर होता है। अरे क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से संबंधित है? तो संकटग्रस्त जो प्रजाति होती है, एक रेड डाटा बुक आती है, उसमें फ्लोरा और फाउना मतलब कि पौधे और जंतु दोनों का ही विवरण रखा जाता है जो भी संकटग्रस्त प्रजाति होती है। ठीक, तो ये भी संकटग्रस्त प्रजाति को रखता है, से संबंधित है। किसने तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल मतलब ओजोन हैलो का पता लगाया था? GW कैटमूर ने। तो GW कैटमूर ने ओजोन आभा मंडल या ओजोन हैलो का पता लगाया था। इस क्वेश्चन के फैक्चुअल स्टैटिक जीके है, इसको याद रख लेना। भारत में कुल क्षेत्रफल का, वाह भाई वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इससे 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे हम। तो 21% क्षेत्रफल है भारत के पास वन आच्छादित जो है ना। यहाँ पर सबसे अधिक वन है MP, बाबा शिवराज सिंह चौहान वहाँ के चीफ मिनिस्टर, इस वजह से बोल दिया मैंने। तो MP में सबसे ज़्यादा वन है और रिक्वायरमेंट कितने % की होती है? 33%। मतलब कि 1/3 क्षेत्र पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। सबसे कम जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो है हमारे पास हरियाणा। ठीक, तो ये 2-4 क्वेश्चन हो गए आपके पास। तो मैंने वनों के से संबंधित जो बताया था कि शोध संस्थान कहाँ है, अभी पीछे बताया था, तो फिर से बता दे रहा हूँ, वो है देहरादून में। ठीक, तो ये है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 21%। सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। हाँ, और किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश। ये मैं बता चुका हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा ये सेशन। तो ये था सेकंड नंबर का वीडियो और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी कल नंबर 3 का जो सेट रहेगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। बाय बाय। कैसे हो रहा है?
ओ माय गॉड, कहाँ गया? थैंक यू।